नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा। वर्णिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वर्णिका जी, छत्तीसगढ़ में जब हम चाइल्ड राइट की बात करते हैं तो जो एक आंकड़ा है अभी 2025 का, करीब 41% आबादी जिसके अधिकार की बात आपके हवाले हैं, जिसके अधिकारों की संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है। 0 से 18 साल के अगर पॉपुलेशन की बात करें तो करीब करीब 41% पॉपुलेशन उसमें आता है, और उसमें अगर और छोटे बच्चे की बात करें 0 से 6 साल की तो करीब 14% पॉपुलेशन है। आपने कार्यभार संभाला, क्या महसूस कर रही हैं चाइल्ड राइट को लेकर के, क्या स्टेटस है? इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, आप बता दीजिए। बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऐसा पूरा नाम, और इसके लिए जो दायित्व मुझे ईश्वर ने, संगठन के वरिष्ठ व्यक्तित्वों ने दिया, तो 16 अप्रैल को यहाँ पे पदभार लिया। ये कुछ महीने थे और ये कुछ महीने जीवन के वो अद्भुत अनुभव से परिपूर्ण थे जिसमें वो जो जीवन रेखा टीवी के सीरियल में दिखाई देती है ना, जिग जैग, ऐसी ही परिस्थितियाँ मेरे साथ भी थी। कभी तो मन कुछ क्षेत्रों को देख के लगता था संपूर्ण है, संपन्न है, पर कुछ क्षेत्रों को देख के लगता था नहीं, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ क्षेत्रों को देख के लगता था ये तीसरा संवर्ग था जिसमें थोड़ा है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यदि यहाँ पे समय पे सावधानी नहीं बरती गई या कुछ नहीं हुआ तो बहुत सी बात, वो जो अमूल्य निधि बच्चों के रूप में है, वो परेशानी में आ जाएगी। तो ऐसे कई परिस्थितियाँ मेरे सामने आई। क्रमशः इन सारी चीज़ों का सबसे पहले पड़ाव में अध्ययन किया, जो मेरा स्वभाव है एक अध्येता का। फिर कुछ आंकड़े वगैरह लेके उनका विश्लेषण करते हुए लगभग, या पूर्ण रूप से कहूँ तो 16 जिलों का परिभ्रमण कर लिया और बैठकें ले ली है। अभी एक अल्पविराम, इसके बाद फिर से हमारा ये क्रम जारी रहेगा। निरंतर दौरे कर रहे हैं, 5 दिन कार्यालय में रहते हैं, 2 दिन दौरों का सुनिश्चित किया है। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। एक ये हुआ। दूसरा, हमने जो ध्यान दिया कि क्या कारण है कि इतनी कोशिशों के बावजूद हम नकेल कसने में कहीं ना कहीं विफल होते हैं। प्रयास सबके होते हैं, परंतु प्रयास वो फ्रीक्वेंसी को क्यों नहीं ले पाते, ये क्यों का प्रश्न चिंतित करता था। तो उस समय पे हमने सोचा कुछ लघुकालिक उपाय तो करेंगे ही, जो आपके मीडिया या पत्रों के माध्यम से आप सबके सामने आते हैं, परंतु कुछ दीर्घकालिक परंतु ठोस उपायों को भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारे चीज़ें तो है, समाज में विद्यमान है। जिस राइट की बात आपने की, जो लॉ की बात की, वो सब है समाज में। ठीक है, आप एक पाठ्यक्रम लेकर के आएंगे तो कुछ एकेडमिशियन और कुछ जो सोशल वर्कर है जो निकलेंगे, उसको अच्छे से जानकार हो करके। लेकिन सवाल ये है कि जो कानून है, जो राइट बने हुए हैं, आपने कहा कि 16 जिलों का हमने दौरा कर लिया है। आपको लगता है कि 16 जिलों में जो राइट आज के डेट में चाइल्ड राइट मौजूद हैं उसका परिपालन हो रहा है? नहीं, मैंने आरंभ में ही कहा कि 3 प्रकार के क्षेत्र वर्गीकृत किए। कुछ क्षेत्र आपको मैं बता दूं, मैंने सबसे पहला जो परिभ्रमण का जोन तय किया था वो सुदूर कोंटा से लेके जगदलपुर का एक बैच डेवलप किया। पॉक्सो का एक्ट बना है, पर ये एक्ट किसके लिए बना है? उन बच्चियों के लिए, उन बालकों के लिए भी, अंडरलाइन कर रही हूँ, जो किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न से ग्रसित हो रहे हैं, उनके लिए बना है। पर उनके लिए अभी भरपूर मात्रा में, मैं कह रही हूँ 0 से स्टार्ट करके उनको इस विषय में जागरूकता देने की ज़रूरत है। बहुत काम करना है इस विषय में।
हाँ बिल्कुल, जागरूकता एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आपने जहाँ बात की कोंटा से लेकर के बस्तर से, मैं बस्तर पे ही आता हूँ। बस्तर जिस तरीके से अभी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, और उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में जिस तरीके से माओवादियों के साथ फोर्स का जिस तरीके से वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है, जिस तरीके से मुठभेड़ें हो रही है, जिस तरीके से वहाँ हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, उसमें चाइल्ड राइट जो है, बच्चे जो हैं, उसके दो तरह से प्रभाव मैं देखता हूँ कि बच्चों पे पड़ रहा है। एक तो क्या है कि उनकी पढ़ाई लिखाई और पोषण का विषय तो है ही, लेकिन उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि उस कॉन्फ्लिक्ट से उनका मानसिक विकास किस तरीके से होगा और किस तरीके से उसको बचाया जाए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि अपने अध्ययन के दौरान और अपने कार्य के दौरान करीब 14 वर्ष उन क्षेत्रों में काम किया है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन का बिहेवियरल डायनेमिक्स है और जो प्लेन एरियाज का बिहेवियरल डायनेमिक्स है, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट ओनली डिफरेंट, दैट इज़ कंट्रास्ट। यहाँ का और वहाँ का बहुत अलग है। तो वहाँ के बच्चों के साथ जब बिहेवियरल डायनेमिक्स में हम वर्क करते हैं तो उसमें बच्चों को केवल सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। सहानुभूति एक बहुत छोटा सा शब्द है। उनके वेदना को समझने के लिए संवेदना की ज़रूरत है, जिसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है। बहुत मेहनत लगेगा, भाषाई भी तालमेल बनाना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पे, फोर्स के तरफ से जाकर के वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, उसके बीच में जो बच्चे पिस रहे हैं, मर रहे हैं, उनका मानसिक जो विकास है अवरुद्ध हो रहा है। क्या आयोग के संज्ञान में ये बात है? बिल्कुल, और बिल्कुल। आयोग जो वहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो फोर्स के द्वारा हो, हमारे जो स्टेट के फोर्सेज हैं उनके द्वारा हो, या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के द्वारा हो, वो कम से कम बच्चों के मामले में सतर्कता बरते, बच्चों नहीं को। और इसके लिए हमने बाकायदा अनुशंसाएं की हैं कि जब से मैं आई हूँ उसके उपरांत, ये तो मैंने आपको सीधे मलहम की बात बताई, कोई अन्यत्र बात नहीं बताई थी, मैं सीधे मलहम पे आ गई थी। परंतु आप मलहम का यदि मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो वो भी मैं बताती हूँ कि उन क्षेत्रों में दौरे के दौरान मैंने बिल्कुल ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो बच्चे बालगृह में रह रहे हैं या किसी प्रकार से स्कूली छात्र हैं, आवासीय विद्यालयों में रहते हैं, ये सुनिश्चितता की जाए कि बच्चों पे इस प्रकार की किसी भी हिंसक गतिविधि या कार्यवाही का असर ना हो। और मान लीजिए किसी प्रकार के किसी संघर्ष के दौरान किसी बच्चे के माता पिता के साथ कोई दुर्घटना हुई है तो उसका त्वरित संज्ञान लिया जाए। इसकी स्पेशल वीसी के माध्यम से मैंने बैठक ली है। ये बात कई बार आई है, आपके भी संज्ञान में होगा और पूरे देश ने देखा है कि जब वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं और वहाँ का सिचुएशन भी, मैं नहीं कहता हूँ कि वो बहुत कोई जानबूझ करके कोई चीज़ें होती है, लेकिन अगर वहाँ बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको उस ऑपरेशन में भी इस बात की सावधानी बरते कि बच्चे जो है, जो चाइल्ड का राइट है, वो हो सकते हैं कि उसकी मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, उसके बाकी लोग कहीं माओवादियों से संबंधित हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको क्या पता। आपको मैं बता दूं, बच्चों के इस बाल अधिकार संरक्षण आयोग में तो मैं अभी आई हूँ, ये कुछ महीनों पहले, लेकिन जब बेचा घाट की घटना के दौरान भी मेरा वहाँ जाना हुआ था, ग्राउंड ज़ीरो पे जाना हुआ था, तो मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, उस समय भी हमारे सुरक्षा बलों ने जो हताहत हुए थे या जो माओवादी के परिवार थे, वहाँ भी जाके शाम को पूछ के आए थे कि आपके घर में बच्चों ने भोजन किया है, नहीं किया है। वहाँ जा कर के उनके यहाँ बाकायदा हालचाल पूछ के आए थे और बच्चों को सुरक्षित रख के आए थे। वो जो उस बेल्ट में, जो क्या बोलना चाहिए, कॉम्बैट जोन में जो बच्चे प्रभावित होते हैं। नहीं, ये तो एक बात हुई, एक जगह की बात हुई, पर आपका चिंतन बहुत ही वाजिब है और इस क्षेत्र में मैं लगातार काम कर रही हूँ कि मैदानी क्षेत्रों के बच्चों के लिए तो करना ही है, अपने को सारी चीज़ें करनी है, सभी बच्चे हमारे लिए एक समान हैं। परंतु जैसा मैंने कहा, उस क्षेत्र में सिर्फ सहानुभूति नहीं, संवेदना की ज़रूरत होगी और उस वेदना को मैं करीब से महसूस करके आई हूँ, एकदम पास से।
तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि वहाँ के बच्चों के लिए पहले से ही कहा गया है कि बच्चे किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। तुरंत हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे रखे जाते हैं, बता देती हूँ। एक CNCP होते हैं बच्चों के लिए और एक CCL होते हैं। तो एक बच्चे जिनको सुरक्षा और देखरेख की ज़रूरत होती है, उन बच्चों के लिए अभी आपके यहाँ आने से पहले ही कुछ 5-6 दिन पहले फ़ोन आया था। ऐसे ही किसी दुर्घटनावश बच्चे, कुछ 3 बच्चे रह गए थे। तुरंत अपनी CWC 4 घंटे के भीतर गई, क्योंकि CWC का काम CNCP बच्चों के लिए कार्य करना होता है। तुरंत वहाँ पे गई, मुझसे केवल उन्होंने पूछा, कार्य तो पूरा उन्होंने ही किया उस अंदरूनी बेल्ट में जाके, जबकि वहाँ पे खतरे की संभावना थी। बच्चों को प्रोटेक्ट करके लेके आए और अभी वो बाल गृह में सुरक्षित हैं। वर्णिका जी, हम बात कर रहे थे विभिन्न विषयों की। चाइल्ड राइट में एक सबसे महत्वपूर्ण जो और विषय है वो है यौन शोषण का, लैंगिक अपराध का। आपने अगर आंकड़े देखे होंगे तो इस संदर्भ में आयोग क्या संज्ञान ले रहा है, किस तरह की रणनीति है कि इसको रोका जा सके, कम किया जा सके। पूरा तो रोकना एक आइडियल स्थिति हो जाएगी कि हम ये कर लें और होना चाहिए, लेकिन कम तो किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कम किया जा सकता है। और इसके लिए मीन्स सिर्फ वर्बली नहीं, बल्कि स्कूल में, विद्यालयों में ये चीज़ कही गई है। इवन महाविद्यालयों को भी कहा गया है कि आप SSR के जरिए, जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जरिए आप अपने बच्चों को भेजिए, ताकि अपने इमीडिएट सीनियर से, जब वो पॉक्सो के बारे में, यौन शोषण के बारे में चीज़ों को जानेंगे तो वो बता पाएंगे। बच्चियों को खुल के अपनी बात को कहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और ये बात जो आपने कही कि केसेस दर्ज हो रहे हैं, ये बात बहुत सही है कि पहले कुछ एक ऐसे क्षेत्र थे, खुद मेरी खंडपीठ में बेटियां आई हैं, जिक्र मैं स्थान का भी नहीं कर सकती, बेटियों का भी नहीं कर सकती, मेरी बाध्यता है, परंतु बेटियां आई हैं और उन्होंने बताया है कि हमारे साथ इस प्रकार का प्रक्रम हुआ था, पर चूंकि अब हमारी जानकारी में आया तो हम आयोग के समक्ष आए हैं। आपने देखा अभी बहुत सारे केसेज, स्कूल की आपने बात की, जागरूकता फैलाने की, बहुत सारे केसेज स्कूल से आते हैं, स्कूल में ही होते हैं, स्कूल में होते हैं। हाँ, उनके हॉस्टल्स जो है, खासकर ट्राइबल एरियाज में जो हॉस्टल्स है, वहां से आ रहा है और पता चल रहा है कि वहां के अधीक्षक है, अधीक्षिका है। इन प्रश्नों के बहुत ही स्ट्रांग उत्तर मेरे पास हैं आज, और मैं यहीं से ही बताना चाहूंगी। सनद रहे, ध्यान में रहे, अभी तक हुआ है, नहीं हुआ है, मुझे नहीं बात से मतलब, लेकिन आगे एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्ट कहता है, जुवेनाइल एक्ट भी कहता है, और बालिकाओं बालकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक्ट, जिसकी अभी मैं कुछ मिनट पहले बात की हूँ। बता दूं कि जो व्यक्ति सुरक्षा के लिए बच्चियों के रखा गया है, जैसे कि शिक्षक, जैसे कि जो सुरक्षा अधिकारी हैं इत्यादि के द्वारा यदि कोई गलती होती है तो उनके लिए सजा का प्रावधान इतना नहीं, दुगना है। ध्यान में रहे ये चीजें। और चूंकि ये जानकारी आप सब लोगों के लिए भी नहीं है, तो शिक्षण संस्थान को पवित्र ही रहने दीजिए, ये बात स्पष्ट है। और अभी आयोग में क्रूरता की धारा 75 के तहत सीधे प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दरअसल केस तो दर्ज हो जाते हैं जी, लेकिन कन्विक्शन रेट अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बाद में नीचे जाकर के वो सेटलमेंट हो जाता है, चीजें वो हो जाती हैं। और शायद मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अपराध जो रुकना चाहिए, जो खौफ होना चाहिए कानून का, वो नहीं रह पाता है। तो क्या आप ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो केस दर्ज होते हैं वो कन्विक्शन तक जाए? बिल्कुल। हमने अभी जितने भी केसेस मेरे आने के बाद यहाँ आए हैं आयोग में, और पूर्व के भी कुछ केसेस थे, अपनी सदस्यों की सक्रियता और जो भी खंडपीठ हमारी बैठती है, हम उसको कारण और निराकरण दोनों को देखते हुए 2 या 3 खंडपीठ में उसको पूर्ण निराकृत करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यूनिसेफ की रिपोर्ट को देखते हैं तो खासकर बस्तर सरगुजा के इलाके हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वनांचल क्षेत्र हैं,
वहाँ पर उनका पोषण का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है। एनीमिया का जो रेशियो है वो बहुत जो सुधार होना चाहिए वो देखने के बजाय अगर आंकड़े आप पिछले 10 साल के देखेंगे तो उसमें केसेज बढ़े हैं कम होने के बजाय, कई साल के ऐसे रिपोर्ट्स हैं। तो वो और बेहतर हो, उनको पोषण मिले। हालांकि पोषण की विभिन्न योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन पहुंच नहीं पाती है। उसको जिस तरीके से मिलना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पे भी आपका फोकस है जी। माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, कुपोषण, वास्तव में बहुत स्थिति दुखदाई सी लगती है कि जिस क्षेत्र को संपदा संपन्न, संसाधन संपन्न कहते हैं, वो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। लगता है बुरा। तो इस चीज़ों पे भी मैं तत्काल संज्ञान लेने की कोशिश जारी रखी हुई हूँ। लगातार दौरे कर रही हूँ, यहाँ तक कि जो क्षेत्र जहाँ बच्चे वहाँ आयोग। तो आपने कहा था 0 से 18, मैं तो नियोनेटल की भी चिंता करती हूँ। तो इन सभी के लिए हमने बकायदा रखा हुआ है, समय समय पे अनुशंसाएं जारी करते हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, कांकेर से थोड़ा दूर एक रिसेपाड़ा करके क्षेत्र था, पारिधी जनजाति का, थोड़ा कुछ कह सकते हैं 22 से 30 किलोमीटर की परिधि में। उनके पास कुछ भी जो कार्ड वगैरह नहीं थे। आयोग ने तत्कालिक रूप से संज्ञान लेते हुए पूरी बेंच को, कलेक्टर जो थे वहाँ के, उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई और वहाँ पे जो रिसेवाड़ा में पारिधी जनजाति थे उसमें से 6 परिवार के 33 लोगों का जन्म प्रमाण पत्र सहित आज की डेट में आयुष्मान कार्ड बनाया। तो बच्चे जिनको कई चीज़ें सरकार की सुविधा मिलनी चाहिए थी वो उससे महरूम थे, आज उनके पास हुआ है। पेपर में आप सब मीडिया वालों ने इस चीज़ को भरपूर मात्रा में लोगों तक पहुंचाया। आज सुदूर सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पे बच्चों को अनाज की, बच्चों को शिक्षा की या अन्य सरकार की योजनाओं की ज़रूरत है, बाकायदा फ़ोन आता है और वो इन चीज़ों के प्रति कि हमारे यहाँ भी ऐसा करवाएं। और ये कोई मैंने अचानक से स्वप्न में देख के ये काम नहीं किया, स्थानीय लोगों ने ही मुझे जानकारी दी, स्थानीय भाई बहनों ने, समितियों ने, युवाओं ने ही हर क्षेत्र की जानकारी दी है। और आज देखिए उस क्षेत्र के बच्चे काफ़ी अच्छे स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त कर रहे हैं। विदिन 21 डेज, जिस निराकरण की हम बात कर रहे थे, 2 खंडपीठ में बैठ के आज कई परिवारों को भोजन से लेके, स्वास्थ्य से लेके हर सुविधाएं मिल रही हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल तस्करी का भी है, छत्तीसगढ़ से बच्चों की तस्करी का, और विशेष तौर पे कुख्यात रहा है आपका सरगुजा क्षेत्र, जसपुर क्षेत्र। जसपुर से बहुत सारे बच्चे बाहर, अब तो मुख्यमंत्री जी वहीं से है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। इसको लेकर के कि छत्तीसगढ़ से कम कोई बाल तस्करी नहीं होगा, कोई बच्चों की तस्करी नहीं होगी, इसको सुनिश्चित करने के लिए कोई जी इसका ना जड़ पे चाहते हैं हम। इसका 2 मुख्य कारण होता है। एक, शिक्षा से विरक्तता। दूसरा, बच्चों को या उनके परिवार को आर्थिक प्रलोभन देते हुए उनको बाहर ले जाने का काम किया जाता है। तो सेफगार्डिंग द गर्ल चाइल्ड और सेफगार्डिंग द चाइल्ड्स, ऐसे 2 सिचुएशंस को लेते हुए आयोग की कई बैठकें हुई हैं। और इसमें हम लगातार जो एसपी जेयूज होते हैं उस क्षेत्र में, हमारे पुलिस अधिकारी जो बाल संरक्षण की दिशा में काम करते हैं, या बाल कल्याण अधिकारी होते हैं, इनके साथ एक टीम गठित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, अभी थोड़ी सी जल्दी होगी कहना, इन बातों जल्दबाजी हो जाएगी कहती हूँ, पर आने वाले दिनों में इसको लेके भी योजनाएं चल रही हैं। एक महत्वपूर्ण इसी से रिलेटेड जो सवाल है वो ये है कि हजारों बच्चे छत्तीसगढ़ के जो मिसिंग हैं, जिसमें अधिकांश युवतियां हैं और अधिकांश आंकड़ा उसमें सरगुजा क्षेत्र का भी है, जसपुर से लेकर के बलरामपुर और तमाम अंबिकापुर, उनको लेकर के भी आपने कोई प्लान किया है कि ये जो मिसिंग चाइल्ड है इसको एक टाइम फ्रेम में पुलिस? बिल्कुल एनसीपीसीआर जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, अभी 2.5 माह पूर्व हमारी एक बैठक हुई थी, समेकित बैठक हुई थी सभी राज्यों की। तो हमने ये पूरा प्रयास किया है कि हमारे बच्चे जो अन्य राज्यों में हैं वो पहचान में आते हैं, जैसे एसपीजेयूज हमारे हैं वैसे वहाँ पे भी हैं।
तो इस प्रकार से जो बच्चे वहाँ पे कार्य कर रहे होंगे, तो स्पेशल टीम गठित करके, एसआईटी गठित करके, हमारे यहाँ जो बच्चे बाहर के यदि हों तो उनको वहाँ, और वहाँ के बच्चे यहाँ विदिन 11 डेज में पहुँचाने की व्यवस्था करने का एक ऐसा उपक्रम चल रहा है। तो बहुत जल्दी ही हम शायद इस अवस्था को पार कर पाने में सक्षम होंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप हमारे इस मंच से, स्वदेश न्यूज के माध्यम से, छत्तीसगढ़ की, चूंकि 41% ये पॉपुलेशन नहीं है, ये हमारे एसेट है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले दिनों में जो छत्तीसगढ़ बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत, तो वो विकसित भारत की नींव है। तो विकसित भारत के इस नींव को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके राइट को अगर कहीं कोई रोकता है, उस पर कोई बाधा बनता है, तो आप किस तरीके से उनके साथ खड़ी हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के? बिल्कुल, हम सब बात करते हैं, आप सबसे आग्रह, हम सब बात करते हैं, बच्चों के ये अधिकार हैं, बच्चों को ये मिलना चाहिए, बच्चों के ये साथ ये होना चाहिए, बच्चों को ये प्राप्ति का अधिकार है। पर इन बातों के लिए अच्छी बात है, आप ये करते हैं, वंदनीय है, परंतु समानांतर एक और बात होती है, बच्चों को कुछ ऐसी भी बातें हैं जो उनके साथ नहीं होना चाहिए, उनको हम नहीं रोकते हैं, और ये बच्चों का अधिकार है कि जो चीज़ उन्हें जानना है वो तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको उपलब्ध करा रहे हैं, पर जो चीज़ें उनको नहीं जानना है, मोबाइल का अधिकाधिक उपयोग, बच्चे नशे की वृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, बच्चों को बाल श्रम से रोकना है। कहीं हम में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो चंद पैसों की खातिर बच्चों का शोषण या दोहन कर रहा है। तो इन सारी अवस्थाओं से या सरकार के कानून है बाल विवाह को लेके, तो सामने में रोक रहे हैं और पीछे से हो रहे हैं। तो जो होना चाहिए उसके लिए तो चिंतित हैं, पर जो नहीं होना चाहिए उसके लिए भी आप ज़रूर चिंतन करें। ख़ास तौर से वे सभी लोग जो बच्चों के लिए पालक की भूमिका में हैं, उन सभी को तो बच्चों के किसी भी प्रकार के अधिकार के हनन से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मुस्कान को सुरक्षित रखने में ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि सुनिश्चित है, और बच्चों के इसी मुस्कान को सुरक्षित और संरक्षित रखने का दायित्व बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है, और इस बार वो पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। जी, तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये जो 41% जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का 0 से 18 वर्ष के बच्चों का, दरअसल ये बच्चे नहीं है, ये बच्चे हमारे भविष्य की नींव है, ये बच्चे हमारे विकसित भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं उसकी आधार है। तो इस आधार को बेहतर बनाइए, सुरक्षित रखिए, और इनको तमाम, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे मानसिक विकास के माध्यम से हो, चाहे शारीरिक विकास के माध्यम से हो, जो भी इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है सब जगह प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और वर्णिका जी ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग इन तमाम विषयों को लेकर के बहुत गंभीर है, चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से गंभीर है। और आखिरी बात ये कि किसी भी बच्चों के कहीं भी उनके अधिकार का हनन होता है, उनके साथ कोई ज्यादतियां होती है, उनका कहीं शोषण होता है, तो बाल संरक्षण आयोग से जरूर संपर्क करिए, पुलिस से जरूर संपर्क करिए, ताकि आपका अधिकार सुरक्षित रहे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा हुई। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं छत्तीसगढ़ की बात में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।